नमस्कार, साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज अपडेट 7 बजे कार्यक्रम बादरा आसपास में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह मुख्य खबर से करते हैं और आज भी हम बात करने वाले हैं बादरा आसपास खबरों की। और दोस्तों, देश प्रदेश की भी प्रमुख खबरों की अपडेट आपको सदैव बताते हैं। मंडियों के भाव, मौसम के मिजाज की भी जानकारी देते हैं, आज भी देंगे। और दोस्तों, आज प्रमुख खबरों की ओर रुख करें तो बादरा आसपास खबरों में आज दोस्तों करीब दोपहर को 3 बजे भूकंप के हल्के झटके महसूस हुए। और आज ये झटके दोस्तों सभी जगह नौर, बादरा, राजगढ़, तारनगर और पूरे राजस्थान क्षेत्र में ये भूकंप के झटके महसूस किए गए। और इसका जोन, उसका केंद्र भी है वो राजस्थान से बाहर था, राजस्थान में नहीं था। और ये जो तीव्रता है वो बहुत कम थी, लेकिन सभी को एहसास हुआ और सोशल मीडिया पर भी इसको लेकर लोग पोस्ट करने लगे कि आज क्या आपको भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। और दोस्तों, वो तेज तरार झटके जैसे लगे भी थे, लेकिन किसी प्रकार से कोई भी हमारे राजस्थान में आसपास नुकसान होने का समाचार नहीं है। और दोस्तों, इसी के साथ अन्य खबरों की ओर भी रुख करेंगे। आज 13 अक्टूबर को दोस्तों छानी बड़ी गांव में जो तहसीलदार जय कौशिक की पदोन्नति हुई है दोस्तों, वो तहसीलदार के पद से अब आरएएस बन चुके हैं, एसडीएम के पदभार का ग्रहण करेंगे आने वाले दिनों में। और दोस्तों, छानी बड़ी सहित अनेक जगह पर भादरा कस्बे में भी जय कौशिक का स्वागत सत्कार किया जा रहा है, उनका सम्मान किया जा रहा है। और छानी बड़ी में पूर्व सरपंच नथुराम मान के निवास स्थान पर तहसीलदार जय कौशिक का शानदार स्वागत किया गया। और वहाँ दोस्तों पूर्व भाजपा विधायक संजीव बेनीवाल और जयदीप डूडी के छोटे भाई संदीप डूडी वहाँ मौजूद थे। और अनेक वहाँ गणमान्य जन भी गांधी बड़ी जो छानी बड़ी गांव है उनके थे। और सत्य प्रकाश सार भी भाजपा के कार्यकर्ता वहां मौजूद रहे। और सभी वक्ताओं ने सराहना की जय कौशिक की, ये कहते हुए कि उनका बादरा का कार्यकाल शानदार रहा है। और कहीं ना कहीं दोस्तों, मैं व्यक्तिगत रूप से आपको बताऊं जो हमने महसूस किया है तहसीलदार जय कौशिक के कार्यकाल के दौरान, तो अक्सर जितने भी ज्ञापन होते हैं अक्सर लोग उपखंड कार्यालय में देने के लिए जाते हैं और वहाँ जो एसडीएम के पद पर होता है उनको वो ज्ञापन सौंपे जाते हैं। लेकिन यहाँ काफ़ी लंबे समय से एसडीएम महोदया शकुंतला पचार जो है वो तैनात है, लेकिन शकुंतला चौधरी अमूमन वहाँ नहीं मिलती थी। लेकिन तहसीलदार जय कौशिक तैयार मिलते थे दोस्तों। हर तरह के ज्ञापन जो है वो तहसीलदार जय कौशिक भी लेते थे। और ज्ञापन लेना ही उसकी तीसरी नहीं है दोस्तों। क्या उस दिशा में कभी कोई कार्य हुए हैं? लोकल जन समस्याओं को लेकर जो ज्ञापन दिए जाते थे वो बेशक एसडीएम महोदया तो उस ज्ञापन को लेकर उनको आश्वासन दे देती थी कि आप जाइए, आपका काम हम प्रयास करेंगे। लेकिन तहसीलदार जय कौशिक उस ज्ञापन को लेकर कहाँ किस विभाग की शिकायत है वहाँ उसके अधिकारी को फ़ोन करते और तत्काल प्रभाव से इस समस्या के समाधान की ओर मांग करते। तो दोस्तों, कुल मिला के तहसीलदार जय कौशिक की जो तत्परता थी और जो कार्यशैली थी और उनका जो एक प्रकार से सक्रिय मूवमेंट जो पूरे भादरा क्षेत्र में देखा गया, उसकी सभी लोग सराहना कर रहे हैं। और मैं बात कर रहा था दोस्तों छानी बड़ी में जो नथुराम मान के घर पर स्वागत समारोह हुआ उसका, तो वहाँ अनेक वक्ताओं ने तहसीलदार जय कौशिक की सराहना की। और इसी अवसर पर दोस्तों उनको सम्मान चिन्ह प्रतीक चिन्ह देकर भी उनका सम्मान किया गया। संजीव बेनीवाल और संदीप डूडी ने उनको पगड़ी पहनाकर उनका सम्मान किया। इस अवसर पर बलवीर झुरिया, धर्म सिंह मेहला और जगदीश खोड़ के अलावा सतीश मील, भागीरथ किरोड़ीवाल, गौशाला के अध्यक्ष जो है रामेश्वर चांदोरा और पंगल लांबा, दिलावर वर्मा, राजपाल मोटसरा, हवा सिंह चार, जगतपाल आर्य, छोटूराम नाई, धर्मपाल कुलड़िया, रामेश्वर कुलड़िया, पतराम बेनीवाल, उमेद बेनीवाल, शिव कुमार गोयल, सुरेश बंसल आदि अनेकों लोग छानीबड़ी गांव के थे। इसके अलावा दोस्तों स्वागत की इस कड़ी में अनेक जगह तहसीलदार महोदय का जहां स्वागत हो रहा है, वहीं
पल्लवी बेनीवाल जो कि आरजेएस प्रथम चयन में अपने आरजेएस बनी है, उसका भी पूरी बादरा तहसील के विभिन्न संस्थानों द्वारा स्वागत सत्कार का कार्यक्रम लगातार जारी है। दोस्तों, पल्लवी बेनीवाल ने बादरा का नाम राजस्थान में एक प्रकार से स्वर्णमय अक्षरों में लिख दिया है और अपने परिवार का नाम रोशन किया है। दोस्तों, उनके परिवार में देखा जाए तो उनके दादा भूप सिंह बेनीवाल बहुत श्रेष्ठतम वकीलों में उनका नाम शुमार है। उनके पिता राजेंद्र बेनीवाल बेहद शानदार सफलतम वकील अधिवक्ता बादरा क्षेत्र के माने जाते हैं। पूरा जाना माना परिवार है। दोस्तों, इस सब परिवार से निकली पल्लवी बेनीवाल प्रथम चयन में ही आरजेएस की परीक्षा को पास करती है। तो दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है। उसकी मेहनत भी है, पारिवारिक संस्कार है, शिक्षा का माहौल है परिवार का। और दोस्तों, लगातार पल्लवी बेनीवाल का स्वागत सत्कार किया जा रहा है। इसी कड़ी में राजस्थान शिक्षक संघ प्रगतिशील उनके सभी पदाधिकारी घर पहुंचते हैं और उनका मान सम्मान करते हैं, उनको आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो दोस्तों, ये सिलसिला लगातार जारी है और डुंगराना में धरना 23वें दिन भी लगातार जारी रहा। दोस्तों, 20 अक्टूबर को जो धरना प्रदर्शन और उपखंड के घेराव की तैयारियां हैं वो जोर शोर से की जा रही है। इसी कड़ी में बजरंग सहारण के नेतृत्व में जो ये धरना प्रदर्शन डुंगराना में जारी है, उनके द्वारा विभिन्न गांवों में जनसभाएं करके दोस्तों 20 अक्टूबर को बड़ी संख्या में घेराव कार्यक्रम में भाग लेने का जो है वो तैयारियां चल रही है। और इसी सिलसिले में आज जो जनसभाएं गांव में की गई वो निमलाई और रामबास, इसके अलावा पालड़ी, डोबी, चनान, मोमनबास आदि गांव में जनसभाएं की गई। रोजाना लगभग आधा दर्जन गांव में जनसभाएं आयोजित कर 20 अक्टूबर के उपखंड घेराव में भाग लेने का निमंत्रण दोस्तों दिया जाता है। इसके अलावा दोस्तों, अन्य खबरों की ओर रुख करें तो 14 अक्टूबर को नेशनल मेडिकल्स का शुभारंभ जो बादरा तहसील में दोस्तों खोला गया है। एसबीआई बैंक के सामने जो हिसार बस स्टैंड रोड है उस पर उसका भव्य शुभारंभ विदिश दत्त शास्त्री करेंगे। कल जो संस्कृत महाविद्यालय के प्राचार्य हैं, तो कल इसका भव्य शुभारंभ होने जा रहा है। शिषपाल आर्य शर्मा उपाध्याय, जिनके नाम के आगे लगता है प्रेम कुमार शर्मा उपाध्याय आदि का ये संस्थान है। और दोस्तों, बड़ी संख्या में यहाँ गणमान्य जन पहुँचने की चर्चाएं भी है। इसके अलावा दोस्तों, हम बात करें अन्य खबरों की ओर तो बरवाना गांव में 15 अक्टूबर को परसों एक विशाल क्रिकेट प्रतियोगिता, तिरंगा क्रिकेट प्रतियोगिता के नाम से होने जा रही है और उसका उद्घाटन कामरेड हजारी प्रसाद वर्मा करेंगे, जो कि पूर्व सरपंच सरदार गढ़िया के रह चुके हैं। उनके हाथों ये उद्घाटन कार्यक्रम होना है और इसमें बादरा तहसील के लगभग सभी पंचायतों की टीमें भाग ले रही है और हर पंचायत से सिर्फ एक टीम इसमें भाग लेगी और 10-10 ओवरों के मैच इसमें खिलाए जाएंगे। 2100 रुपये जो है इसकी इंटर फीस भी रखी गई है और प्रत्येक मैच का जो मैन ऑफ द मैच है वो जय हीरो हांडा वर्कशॉप जो बादरा के हैं उनकी तरफ से दिया जाएगा। और प्रथम पुरस्कार 41,000 रुपये के रूप में और द्वितीय पुरस्कार 21,000 तथा मैन ऑफ द सीरीज के रूप में 5100 रुपये का पुरस्कार इस सीरीज में रखा गया है। इसके अलावा दोस्तों, हम बात करें 25 अक्टूबर को सभी निजी स्कूलों और सभी निजी कॉलेजों में भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा 2022 का आयोजन होने जा रहा है। दोस्तों, 25 अक्टूबर को, और ये परीक्षा 12 से 1 बजे के बीच 25 अक्टूबर को आयोजित की जाएगी और इसके लिए 75 केंद्र बादरा में बनाए गए हैं। दोस्तों, परीक्षा केंद्र 75 के लगभग बनाए गए हैं और अखिल विश्व गायत्री परिवार की तरफ से इस परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है और तहसील संयोजक वेद प्रकाश शर्मा के अनुसार पूरी तहसील में ये परीक्षा जो है पूरी तैयारियों के साथ की जाएगी। 75 इसके लिए केंद्र बनाए गए हैं और 4090 विद्यार्थियों ने अब तक पंजीयन करवा दिया है जो कि इस परीक्षा में बैठेंगे और इसको लेकर कल 14 अक्टूबर को पेपर वितरण शुरू हो जाएगा। और जो दोस्तों जो पेपर वितरण है वो किए जाएंगे
सिटी पब्लिक स्कूल से सारा संचालन होगा। और सिटी पब्लिक स्कूल के संस्थापक संयोजक वेद प्रकाश शर्मा ने सभी स्कूलों के संचालकों से कहा है कि पेपर वितरण शुरू हो चुका है, कल हो जाएगा, लेकिन आप समय पर पहुंच कर ये पेपर जो है वो ले जा सकते हैं और अपने केंद्रों पर जो है तय समय के अनुसार इस परीक्षा का संचालन किया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों आज मुंसरी गांव की राधाकृष्ण गौशाला में शेड का लोकार्पण हुआ आज, और ये शेड बनाया गया था जयशंकर फतेहपुरिया परिवार द्वारा। तो जयशंकर फतेहपुरिया स्वयं यहाँ उपस्थित रहे और इस शेड में गायों का प्रवेश करवाकर इसका लोकार्पण किया गया। इस अवसर पर प्रसिद्ध गौ सेवक बजरंग सिंह शेखावत, जो कि गांधीबड़ी गौशाला के अध्यक्ष भी है, पूर्व जिला अध्यक्ष भी रह चुके हैं, तो जयवीर सरेवा तहसील अध्यक्ष तेजपाल पूनिया, मांगीलाल बजाज, सुभाष गर्ग, नंद किशोर गोयनका, शिव कुमार आदि सभी गौ भक्तों द्वारा सामूहिक रूप से इसका जो है लोकार्पण किया गया दोस्तों, और गायों का प्रवेश कराया गया। इस अवसर पर सभी दानदाताओं को प्रशस्ति पत्र देकर उनका सम्मान किया गया और गांव समिति की तरफ से गंगाराम कसवा, हेतराम बेनीवाल, बहादुर सिंह, लीलू राम, मनीराम, राम प्रताप आदि अनेकों गणमान्य जन इस अवसर पर उपस्थित रहे। इसके अलावा दोस्तों हम बात करेंगे आज जो मुख्य खबर रही पूरे देश की दोस्तों, आज सुप्रीम कोर्ट का एक प्रकार से सुप्रीम फरमान आना था। जो हिजाब का मामला पूरे देश में चल रहा था, जो विवाद एक प्रकार से नेताओं के तरह तरह के बयान इस विवाद के बाद आ रहे थे, जो हिजाब विवाद जो कर्नाटक से ही प्रारंभ हुआ था दोस्तों, और उसको लेकर याचिकाएं लगाई गई थी सुप्रीम कोर्ट में। उस याचिका की सुनवाई करते हुए आज उसका फैसला आना था, लेकिन जो 2 जजों की बेंच थी दोस्तों, उन्होंने फैसला भी सुनाया, जिसमें एक हेमंत गुप्ता थे और एक सुधांशु धूलिया थे, और दोनों का जब फैसला आया इस संयुक्त बेंच का, तो फैसला अलग अलग बंटा हुआ और 2 विपरीत दिशा में आया दोस्तों। इस फैसले में अगर हेमंत गुप्ता के फैसले की विवेचना करें तो दोस्तों, इसमें जो कर्नाटक हाईकोर्ट द्वारा बैन लगाया गया था हिजाब पर निजी स्कूलों में, उस बैन को जारी रखने की वकालत थी, पाबंदी के पक्ष में थे। तो इस प्रकार की 11 करीब पॉइंट ऐसे थे, लेकिन सुधांशु धूलिया जो थे उनका फैसला इसके विपरीत आया दोस्तों। वो जो कर्नाटक हाईकोर्ट द्वारा हिजाब पर जो बैन लगाया गया है दोस्तों, उसके खिलाफ थे, उसको रद्द करने की वकालत उन्होंने की, उसको रद्द किया गया। और अपनी पसंद का मामला है ये लड़कियों का, वो हिजाब पहने या नहीं पहने, और इसकी पाबंदी के बिल्कुल विरोध में थे सुधांशु धूलिया। तो कुल मिला के ये फैसला आया, अलग अलग इसमें चर्चाएं पूरे देश में छिड़ रही है और सभी नेता अपने अपने बयान दे रहे हैं। किसी के विवादास्पद बयान भी इसको लेकर आ रहे हैं, तो किसी के बयान जो है वो सोच समझ कर दिए जा रहे हैं, और सभी इसका लगभग फैसला का स्वागत कर रहे हैं कि ये जो फैसला आया है, अब ये फैसला जो है, क्योंकि ये पूर्ण फैसला एक प्रकार से नहीं है, दोनों में विरोधाभास है, तो इसलिए इस फैसले को अब 3 बेंचों की सुनवाई में दे दिया गया है। 3 बेंचों के जो 3 जजों की बेंच है उसके अंडर में दे दिया गया है, तो बड़ी बेंच इसकी अब सुनवाई करेगी। लेकिन अब क्या होगा दोस्तों, इसका अब जो कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला है वो एक बार यथावत जारी रहेगा, लेकिन 3 जजों की बेंच जो है वो अब इस मामले को देखेगी और इसमें फैसला, अपना लास्ट फैसला जो है, फाइनल डिसीजन है, वो इसमें सुनाएगी। इसके अलावा दोस्तों हम बात करें अन्य खबरों की ओर, तो राजनीतिक अगर थोड़ी समीक्षा आज करें तो दोस्तों, एक बात पर मैं आज सभी का आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि तरह तरह की खबरें लगातार क्षेत्र में जारी है, अव्यवस्थाओं का आलम भी है, और इसको लेकर
तरह तरह की टिकटों को लेकर भी, क्योंकि 2023 में विधानसभा के चुनाव भी अब नज़दीक है दोस्तों, ज़्यादा समय नहीं है और 9-10 महीनों के बाद एक प्रकार से आचार संहिता भी लग जाएगी और अंतिम बजट भी, हमने कल भी आपको बताया था, फरवरी माह में अंतिम बजट भी आना है। तो अंतिम बजट में अशोक गहलोत क्या कारनामा करते हैं, वैसे वो जादूगर हैं, उनको जादूगर कहा जा सकता है, कहा जाता है, लेकिन क्या वो जादूगरी अपने अंतिम बजट में भी दिखा पाएंगे और उनका जादू जनता पर क्या सिर चढ़कर बोलेगा? 2023 में उस जादू का असर समाप्त हो जाएगा या फिर बरकरार रहेगा? ये कुछ ऐसे सवाल हैं तो दोस्तों सभी के दिमाग में भी होंगे और देखने वाली बात है। और दोस्तों भादरा क्षेत्र में अगर चर्चा को देखें तो लगातार पिछले 1 साल से ही यहाँ लगभग चुनाव का जैसा माहौल है और सभी नेतागण अपने अपने चुनावी अभियान में लगे हैं, जन संपर्क कर रहे हैं अपने अपने स्तर पर। कोई नुक्कड़ सभाएं कर रहा है, कोई घर घर जाकर दस्तक दे रहा है, तो कोई धरने प्रदर्शन कर रहा है, कोई किसानों की मांग उठा रहा है, तो वहीं विधायक बलवान पूनिया मस्त है, मशगूल है अपने लोकार्पण कार्यक्रम में, अपने शिलान्यास कार्यक्रम में और विकास का जो बचा खुचा एजेंडा है वो एकदम सेट करने के लिए। तो क्या विकास और किया जाए, कितना राजस्थान सरकार से वो ला सकते हैं भादरा को देने के लिए, ताकि अगले चुनाव में वो जनता के वोट मांगने का हकदार बन सकें। दोस्तों इन सारी बातों से एक चीज़ें और निकल कर आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी की टिकट के दावेदार बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि अभी जो हाल ही में नाम आया है दोस्तों, वो जयदीप डूडी का नाम भी आ रहा है कि वो भी भारतीय जनता पार्टी की टिकट ले सकते हैं और उसकी दौड़ में अपना नाम उन्होंने अंकित कर दिया है। तो क्या अब परिस्थितियां कुछ अलग प्रकार की हो जाएगी? एसपी सिंह बढ़िया जो है वो भी लगे हुए हैं, वो भी कमोबस बीजेपी की टिकट की मांग कर रहे हैं। सबसे बड़ा जो नेता है वो संजीव बेनीवाल है, उनके कोसों दूर ही कोई टिकट मांगने वाला नहीं है। लेकिन दोस्तों हमने पहले भी बताया था परिस्थितियां आगे भी चेंज होगी। अब कांग्रेस की टिकट लेने वालों की भीड़ दिखाई नहीं देती है। सभी समझ चुके हैं कि कांग्रेस का जो है वो डाउनफॉल चल रहा है पूरे देश में। चुनाव हो रहे हैं अध्यक्ष पद को लेकर, राष्ट्रीय अध्यक्ष पद को लेकर, तो उस चुनाव में आखिर क्या होता है, क्या रिजल्ट आता है? 17 अक्टूबर को चुनाव होंगे, 19 अक्टूबर को डिसीजन आएगा। तो इसी महीने कुछ दिनों बाद में ही आपके सामने जो है मल्लिकार्जुन खड़गे संभवतः वो अध्यक्ष कांग्रेस के बन सकते हैं या फिर टक्कर दे पाते हैं शशि थरूर, ये तो देखने वाली बात है। लेकिन जिस प्रकार से 2023 के चुनाव की दस्तक क्षेत्र में शुरू हो चुकी है और भादरा क्षेत्र में भी राजनीतिक परिदृश्य है वो बदलते हुए प्रतीत हो रहे हैं। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी की टिकट की, तो क्या हो सकता है टिकट की आज की अगर समीक्षा भी करें तो दोस्तों इसके आगे हम विस्तार से पॉइंट दर पॉइंट और विद फैक्टर के साथ इसकी समीक्षा करने वाले हैं पूरे घटनाक्रम की। लेकिन वर्तमान में आपको मैं बताऊं तो एक और दावेदार बीजेपी की टिकट में चर्चाओं के बाजार में आ चुका है, जयदीप डूडी। लेकिन संदीप डूडी, जयदीप डूडी का भाई दोस्तों, चाहे वो गोकसी का मुद्दा हो, वहाँ संदीप डूडी पहुँचे थे, जो संजीव बेनीवाल है उनके साथ, उनके पास बैठे, उनकी बातें भी हुई आपस में। जब मंच से आगे वक्तागण संबोधित कर रहे थे तो संदीप डूडी और संजीव बेनीवाल वहाँ बातें करते हुए भी दिखाई दिए। और आज जब तहसीलदार जय कौशिक जो है वो आरएएस बने हैं, पदोन्नति हुई है उनकी, तो उस कार्यक्रम में जो कि सरपंच नथुराम मान के घर में हुआ था स्वागत कार्यक्रम, उस कार्यक्रम में भी संदीप डूडी संजीव बेनीवाल के साथ नजर आए। और चर्चा एक ये है कि संदीप डूडी जो संजीव बेनीवाल है उनके पाले में आ सकते हैं और खुलकर उनका समर्थन भी कर सकते हैं। ये एक बड़ी बात है दोस्तों। किसी राजघराने का बहुत बड़ा नाम अगर टूटकर किसी दूसरे खेमे में जाता है तो चर्चाएं स्वाभाविक है, लेकिन टूटकर अभी नहीं आया है, अभी तो कयास है, कस्बे में चर्चाओं का बाजार गर्म है। क्या है मायने संजीव बेनीवाल के साथ मंच साझा करने की,
संदीप डूडी के बार बार जो तस्वीरें आती है उनकी, जो आज भी एक लेटेस्ट तस्वीर आई है, इसीलिए हमने आज ये छोटी सी समीक्षा करने का मन भी बनाया है। तो दोस्तों, आखिर क्या जयदीप डूडी जब बीजेपी की टिकट की लाइन में लगेंगे तो क्या संदीप डूडी एक बार फिर अपने भाई, बड़े भाई जयदीप डूडी का साथ देंगे? क्या परिवार उनके साथ आएगा? क्योंकि परिवार शोभा सिंह डूडी कांग्रेस के ही प्लेटफार्म पर अभी तक अपना कार्य कर रहे हैं, चाहे वो पीपी सिंह हो, वो भी कांग्रेस के प्लेटफार्म पर ही अपना कार्य कर रहे हैं। और कार्तिक डूडी इस परिवार की एक और उपलब्धि, युवा नेता, वो भी अपना अभियान अकेले दम पर चला रहे हैं। और युवा है, पढ़े लिखे हैं, काबिलियत है उनमें, और उस काबिलियत के हिसाब से अपनी युवा टीम बनाते हुए सरपट आगे दौड़ते हुए दिखाई देते हैं। और कुछ वर्षों बाद में उनका रुतबा कुछ अलग भी हमें दिखाई दे सकता है। अगर इसी प्रकार वो आगे भी मेहनत करते हुए चले जाए और टिके रहें इस राजनीतिक माहौल में, परिदृश्य में, अपने आप को फिट करते हुए आगे बढ़े, तो दोस्तों कोई बड़ी बात नहीं है कि वो भी आगे कुछ कमाल कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल हम बात कर रहे हैं बीजेपी टिकट के दावेदारों की। तो एसपी सिंह बढ़िया के साथ अब जयदीप डूडी का नाम भी संजीव बेनीवाल के पीछे की लिस्ट में लग चुका है। क्या ये आगे निकल जाएंगे शॉर्टकट रास्ता ढूंढकर? ये देखने वाली बात है और नज़रें हमारी बनी रहेगी। लेकिन एक बात जाते जाते हम ज़रूर आपसे साझा करना चाहेंगे, और वो बात ये है कि संजीव बेनीवाल जब कांग्रेस की संजीव बेनीवाल जब बीजेपी की टिकट की दौड़ में सबसे आगे चल रहे हैं, तो उनके मार्ग में वो कौन सी रुकावट या बाधा है जो पेश आ सकती है? दोस्तों, इसकी बात करें तो वसुंधरा राजे के हाथ में बागडोर अगर होगी तो संजीव बेनीवाल वसुंधरा राजे की पसंद क्षेत्र में बनते हुए हमें दिखाई भी दे रहे हैं। और आपने कुछ दिन पहले उनकी एक फ़ोटो भी देखी होगी, जब जयपुर उनके निवास स्थान पर जाकर संजीव बेनीवाल वसुंधरा राजे से मिले थे। दोस्तों, इसके अलावा हम बात करें और आगे इसी विषय पर, तो दोस्तों राम सिंह कसवा, पूर्व सांसद चूरू, या फिर राहुल कसवा, उनके सुपुत्र चूरू के सांसद, मटोरिया नोहर के पूर्व भाजपा विधायक, डॉक्टर राम प्रताप हनुमानगढ़ के धुरंधर नेता, बीजेपी के धुरंधर नेता, और संजीव बेनीवाल। दोस्तों, ये एक प्रकार से गुट है कहें इसे, या फिर एक लॉबी हम इसे कह सकते हैं। लेकिन इस लॉबी के खिलाफ यहाँ क्षेत्र में कौन नेता हो सकते हैं? दोस्तों, राजेंद्र राठौड़, चूरू के धुरंधर और राजस्थान के धुरंधर नेता हो, या सतीश पूनिया जो कि राजगढ़ के हैं, आसपास की राजनीति को जानते हैं, मशगूल भी इसमें रहते हैं, वो प्रदेश अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान में। अगर उनके हाथ में बागडोर रही, उनको टिकटें बांटनी पड़ी, तो हो सकता है संजीव बेनीवाल को कोई निराशा हाथ लग जाए, या फिर परिस्थितियां और हो। अशोक सैनी बादरा क्षेत्र के एक धुरंधर बीजेपी के नेता, राजस्थान के प्रदेश मंत्री, वो भी इसी लॉबी से माने जा सकते हैं। वो नहीं चाहते कि संजीव बेनीवाल बीजेपी की टिकट ले, लेकिन संजीव बेनीवाल एकमात्र नाम है दोस्तों बीजेपी की टिकट की दौड़ में। अभी तक उनको कोई खतरा दिखाई नहीं देता है। सर्वमान्य, सबसे बड़े और अग्रिम पंक्ति के धुरंधर नेता है। 2 बार विधायक भी बन चुके हैं, कांग्रेस के टिकट से भी विधायक बन चुके हैं, बीजेपी के टिकट से भी विधायक बन चुके हैं। टिकटें कौन सी भी वो लेकर आने की क्षमताएं रखते हैं। सभी बड़े नेताओं के साथ उनके मधुर और शानदार संबंध बताए भी जाते हैं। दोस्तों, तो आज की समीक्षा में इतना ही। अब जल्दी से हम बात करें दोस्तों मंडियों के भाव की, तो नोर से शुरुआत करते हैं। नरमा नोर में आज 8445 रुपये प्रति कुंटल रहा। मोट के भाव 5480, ग्वार के भाव 4611, मूंग के भाव 6690, सरसों के भाव 6120, गेहूँ 2260 रुपये, बाजरा 1840, चना 4600 और तारा मीरा के भाव 4830 रुपये प्रति कुंटल रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों सरसा मंडी में ग्वार 4605, सरसों के भाव रहे हैं 5780, कपास के भाव
₹8374 प्रति कुंटल, नरमा 8621, गेहूँ 2290। तो गेहूँ के भाव दोस्तों 2400 तक का आंकड़ा छू चुके हैं गेहूं के भाव में, और जौ के भाव में तेजी देखी जा रही है। राउतसर मंडी में नरमे का भाव देखें तो 8575, मूंग के भाव 6780, मोट के भाव 5400, गेहूं 2300, मूंगफली 5511, जौ के भाव 2700 प्रति कुंटल। हनुमानगढ़ मंडी में नरमा 8598 संग्रिया मंडी में नरमा 8271। तो नरमा और कपास के मूल्यों में गिरावट आई है, और नरमा संग्रिया मंडी में बिका है 8271, सरसों 5801, गुआर 4521, मूंग 6600 प्रति कुंटल बिके हैं। आदमपुर मंडी में दोस्तों नरमा 8801, सरसों 5990, ग्वार के भाव 4701 रहे हैं। श्रीगंगानगर मंडी में गेहूं 2300 बिका है, नरमा 8300, ग्वार बिका है 4605, जो बिके 2750 जबकि मूंग 6700, चना 4470, सरसों के भाव 5882। सरदार शहर मंडी में क्या है भाव? सरसों 5600, गेहूं 2250, गंवार 4550, मोट के भाव 5300, बाजरी बिकी है 1850 प्रति कुंटल सरदार शहर मंडी में। और फतेहाबाद मंडी में कपास 8225, नरमा 8650, सादुलपुर मंडी में चना 4660, ग्वार के भाव 4750, मूंग 6750, मोट 5350, गेहूं 2400, बाजरा 1775, सरसों 5825, तारामीरा के भाव 4700 प्रति कुंटल रहे। आज की अंतिम मंडी एलनाबाद मंडी में नरमा 8585, कपास 8383, सरसों 6380, चना 4648, गेहूं 2230, बाजरा 1790 प्रति कुंटल। आज 13 अक्टूबर को दोस्तों 1911 में अशोक कुमार फिल्मी अभिनेता का आज के दिन जन्म हुआ। इसके अलावा 1999 को आज के दिन अटल बिहारी वाजपेयी देश के तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री बने थे, पीएम बने थे। और आज के दिन निरूपा राय का निधन 2004 में दोस्तों हुआ था। फिल्मी दुनिया की जानी मानी हस्ती है, और माँ की भूमिकाएं में अक्सर इनको आपने देखा भी होगा। और लोकल की बात करें तो मंजीत डाका खंड मुख्य चिकित्सक का भी आज जन्मदिवस था। धूमधाम से उनके समर्थकों ने, उनके चाहने वाले लोगों ने मनाया। रतनलाल भार्गव एएसपी जो कि बादरा के ही नीम का थाना में उनकी तैनाती है, उनका भी जन्मदिवस आज के दिन था। और गुलाब चंद कटारिया भारतीय जनता पार्टी के बड़े शीर्ष नेता का भी जन्मदिन धूमधाम से उनके समर्थकों ने मनाया। इसके अलावा दोस्तों मौसम का मिजाज देखें तो 13 अक्टूबर को आज 30 से 32 डिग्री टेम्परेचर रहा, 11 से 14 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चली, और 11% मात्र बादल रहे दोस्तों। रात्रि को मात्र 0 से 2-3% ही बादल रहेंगे। मौसम साफ रहेगा। 27 से 30 डिग्री टेम्परेचर देर शाम 12 बजे तक रहेगा। 7 से 14 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेगी। 14 अक्टूबर को कल 23 से 30 डिग्री, और दोपहर को 31 से 33 डिग्री टेम्परेचर मैक्सिमम रहेगा। 27 से 31 डिग्री देर शाम को, 7 से 11 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं, और 0 से 15 से 20% बादल दिन में छाए रहेंगे। रात्रि को भी 0% बादल, अर्थात आसमान बिल्कुल साफ रहेगा। 23 से 26 डिग्री टेम्परेचर रहेगा देर शाम 12 बजे, और 7 से 11 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेगी। तो दोस्तों कुल मिला के ये रहा आज के समाचारों का विस्तार से कार्यक्रम। और कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नई खबरों के साथ, नई समीक्षा के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। आप संदेश से मैं अनिल कौशिक। नमस्कार। जय भारत, जय जय राजस्थान।